हेलो एवरीवन। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। कल अपन लोग पढ़े थे ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ऑडिट एविडेंस होता है इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग कंक्लूजन ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़े कि इसके अंदर इंक्लूड होता है बहुत इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन। बड़े मजे आ रहे हैं। यहां पर भी लिखता है, यहां पर भी लिखता है, सेम चीज। इसके अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले आता है सब्सिडियरी बुक, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री सब्सिडियरी बुक होता है, और सपोर्टिंग एविडेंस, चेक आता है, इनवॉइस आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब जनरल और सब्सिडियरी, लेजर, जनरल एंट्री आता है, लेजर आता है, और एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे एक्रूड इनकम वगैरह। ठीक है, चलो उसके बाद रिकॉर्ड आता है वर्कशीट और स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके अंदर कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर, रिकंसिलिएशन। ठीक है, कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन, रिकंसिलिएशन, डिस्क्लोजर। चलो फिर आता है अदर इंफॉर्मेशन, मिनट्स के मीटिंग, ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल से कंफर्मेशन, और इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल। ठीक है, चल उसके बाद हम लोग पढ़े कि पहले हमने बंदे से पूछा ओरल, उसने बताया, उसने डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। फिर मैंने करते हुए देखा, विजुअल। ठीक है, सुना हुआ, देखा हुआ और लिखा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ मतलब डॉक्यूमेंट्री, सुना हुआ मतलब, देखा हुआ मतलब। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडिंग ऑन अपॉन नेचर, और एक होता है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स के हिसाब से, दो इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, ये टाइम पास कर लेना। विजुअल का ऑब्जर्वेशन होता है, ओरल का डिस्कशन होता है मैनेजमेंट के साथ, और डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट को, सर्टिफिकेट को कर लिया, लोन एग्रीमेंट को कर लिया, फिक्स एसेट रजिस्टर को कर लिया। ठीक है, स्टॉल लेजर को कर लिया। चलो सोर्स के ऊपर हमने देखा कि इंटरनल होता है जो जनरेट होता है विद इन दी, ओरिजिनेट होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और एक आउटसाइड द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस सेल बिल देखा, सेल इनवॉइस। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट देखा, परचेस इनवॉइस, वहाँ भी डेबिट क्रेडिट नोट देखा, इशूड बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, और हाँ यार कॉपी ऑफ तुम्हें जितने भी याद है, सेल चालान, फॉरवर्डिंग नोट, GRN वगैरह देख लो। ठीक है, चलो यहां पर अपन ने देखा बल्क में एविडेंस इंटरनल होते। ठीक है, इंटरनल की लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी बाद में आएगा, बल्क में एविडेंस इंटरनल होते हैं। ठीक है, उसमें क्लाइंट का कंट्रोल होता है, इसीलिए ऑडिटर को उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। सस्पेक्ट रहने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अलाइव रहना है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन से, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट से अलाइव रहना है। ठीक है, आएगी आएगी, इनकी धीरे हो जाएगी तो मेरी आएगी। ठीक है, उसके बाद बल्क में रहता है क्लाइंट का कंट्रोल हो गया, बल्क में रहता है क्लाइंट का कंट्रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक्सटर्नल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड नहीं होती मैनिपुलेशन के अंदर, और अगर डाउट हो जाए इंडिपेंडेंस का, ठीक है, तो उस केस में, जैसे एग्जाम्पल है इनवॉइस जनरेटेड ऑफ एसोसिएट कंसर्न। ठीक है, तो उसके इनवॉइस के अंदर हमें डाउट है इंडिपेंडेंस का, तो हमें एक्सरसाइज करना है ग्रेटर विजिलेंस। ठीक है, अब ये बात हो गई एक्सटर्नल की, ऊपर बात हो गई इंटरनल की। अब आते हैं मैच करने की बात। हम इंटरनल और एक्सटर्नल को जनरल, ये ऑर्डिनरी रूल है कि हम इंटरनल एक्सटर्नल को ऑडिटर का जनरली मैच करता है, और अगर एक्सटर्नल ऑडिटर एविडेंस करने में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, प्रैक्टिकल ना हो, तो फिर इंटरनल को दूसरे इंटरनल के साथ मैच करना है, कोरबेरेटिव होनी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने बड़ा मैच करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल को। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना। उसके बाद अपन ने देखा अगर एक्सटर्नल एविडेंस रेडीली अवेलेबल ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरनल एविडेंस जो कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो देखेंगे। ठीक है, कितने हद तक कोलैबोरेट कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये वाला टॉपिक। बेटा तुम लोग हमेशा पढ़ के आए हो कि ऑडिट एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट रिलेट करता है क्वांटिटी के साथ,
एप्रोप्रिएट करता है क्वालिटी के साथ। एप्रोप्रिएट में क्वालिटी की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 बोलता है जिस पे ऑडिटर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, जो ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करे, वो एविडेंस जो ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करे वो एप्रोप्रिएट है। ठीक है, और एविडेंस दोनों होने चाहिए हमारे पास, गिनती में भी अच्छे होने चाहिए, सफिशिएंट भी होने चाहिए और क्वालिटेटिव भी होने चाहिए। वही मिलकर बनेंगे परसुएसिव एविडेंस। समझ गए बात? चलो अब बेटा हमने देखा एविडेंस कैसे होना चाहिए, सफिशिएंट, और हमने कहा एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है। आईसीआई ने कहा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमने कहा क्वालिटी अच्छी किसे बोलते हैं। आईसीआई ने कहा वो रेलेवेंट भी हो और रिलायबल भी हो। जिस टाइम पीरियड का तुम ऑडिट कर रहे हो उससे रिलेटेड भी, रेलेवेंस भी हो, मतलब उससे रिलेटेड हो। ऐसा ना हो पुराना कोई एविडेंस यूज़ कर रहे हो, ऐसा एविडेंस यूज़ कर रहे हो उसके बाद तो कई सारे चेंज आ गए। ठीक है, तो ऐसा एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो एविडेंस रेलेवेंट भी हो। ठीक है, याद है ना मैंने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में अभी जस्ट, कि क्या हम पुराना ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। तो उसने कहा कर तो सकते हो मगर रेलेवेंस चेक करो उसका कि कंटिन्यू रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्वालिटी के अंदर रेलेवेंस देखना होता है। तो अब याद रखो एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्वालिटी की बात करता है और एप्रोप्रिएट दो चीज़ मिलकर बनता है, एक रेलेवेंस और एक रिलायबल। दूसरा इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी होना चाहिए, भरोसे लायक भी होना चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट तो है मतलब जिस टाइम का तुम ऑडिट कर रहे हो उस टाइम से, उस सर्कमस्टांसेस से, उस कंडीशन से सबसे रेलेवेंट है। ठीक है, जिस असेशन का वो है उससे रेलेवेंट है, लेकिन रिलायबल भी होना चाहिए। जहाँ से जनरेट हुआ है वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो रिलेवेंस के साथ साथ रिलायबल भी हो, भरोसे वाली भी हो। ऐसे ना उस पीरियड की तो है मगर ये पता नहीं है कि सही है या गलत है, उस पीरियड की मगर सही है या गलत है वो पता नहीं है। यानी एग्जाम में जो तुम क्वेश्चन करो, एग्जाम जो तुम देने जाओ, पेपर देने जाओ, तो उसको पेपर के अंदर तुम्हें जो क्वेश्चन करना है वो सफिशिएंट भी हो और एप्रोप्रिएट भी हो। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन भी करो और उसके जो आंसर लिखो वो एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट का मतलब तुम जो आंसर लिखो रेलेवेंट भी हो और रिलायबल भी हो। यानी जिसकी बात करी गई है, जिस टॉपिक की बात करी है, ठीक है, उसके बारे में लिखो, जितना रेलेवेंट है, जितना पूछा गया उतना ही लिखो और उसके बारे में ही लिखो। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे नहीं कि अपन सर देखो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ना उसके बारे में लिख रहे हैं, टॉपिक कोई सा भी अब उनका मतलब आया। ठीक है, ऐसा होता है। बीकॉम तो चल रहा है, ठीक है उसमें तो चैप्टर से मतलब नहीं होता, उसमें बुक से मतलब होता है। कभी कभी बुक से मतलब नहीं होता, कभी कभी कोई सी बुक से मतलब होता है चलो आ जाओ तो देखो बेटा रेलेवेंस और रिलायबल दोनों होना चाहिए। तुम लोग रेलेवेंस रिलायबल दोनों वर्ड का मतलब समझते हो? ठीक है, रेलेवेंट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रेलेवेंट होना चाहिए, कोई कनेक्शन होना चाहिए उससे, लॉजिकल कनेक्शन। ठीक है, ऐसा ना होना चाहिए क्वेश्चन पूछा गया और जवाब दे क्या रहे हो। जानना है इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, कितनी इन्वेंट्री, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका जानना है अपन को, एग्जिस्टेंस इन्वेंट्री का, और अपन कुछ और ही तरीके से प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं और ही कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए बेस्ट क्या होता है? फिजिकल काउंट बेस्ट होता है। ठीक है, मैनुअल्स के अंदर तुमने चेक स्टोर ले जाए तुमने चेक कर लिया, ठीक, इंस्पेक्शन, फिजिकल काउंट को तुमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्वेशन खुद कर लिया, रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सारे काम एग्जिस्टेंस के लिए बढ़िया होते हैं। अब ये ना करके कुछ और ही कर लो तुम लोग, उसकी रिपोर्ट पे भरोसा कर लो या उसको बता दो यार तुमने कैसे किया, वो तुम्हें कैलकुलेशन करके बता रहा है, वो कैलकुलेशन पे भरोसा कर लो, कुछ भी उल्टे सीधे काम करो। तो भाई अगर तुम लोग इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो एविडेंस भी ऐसे ऑब्टेन करो जो एग्जिस्टेंस से ही रिलेवेंट हो, रिलेटेड हो। कर रहे हो चेक एग्जिस्टेंस, ले रहे हो एविडेंस कोई और दूसरा जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है एग्जिस्टेंस के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वो रिलायबल हो, जो भी एविडेंस तो ऑब्टेन कर रहे हो वो सारे भरोसे वाले हो। अगर एविडेंस के अंदर दो क्वालिटी आ गई, दो चीज़ आ गई, दो चीज़, एक तो रिलायबिलिटी और एक रेलेवेंस, रेलेवेंस रिलायबिलिटी, तो क्वालिटेटिव एविडेंस कहलाए। ठीक है, अब अपन इन दोनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? ये बोलता है क्वालिटी ऑफ ऑल ऑडिट एविडेंस अफेक्टेड बाय द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच इट इज बेस्ड। ऑब्वियस बात है, एप्रोप्रिएट दो चीज़ होने पर एप्रोप्रिएट कहलाता है एविडेंस। वो दो चीज़ें रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। बेटा मेरी बात सुनो, एविडेंस दो तरह के होने चाहिए, उसमें से जो एप्रोप्रिएट वाला है उसके दो पार्ट है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों
क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं एविडेंस की। आओ, टाइम पास कर रखा है, ये डब्बे में लिखा है वही लिखा है सेम यहाँ। रिलेवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन और विद, और मज़ा आता है 2 बार लिखने में, ऐसा बड़ा हो जाता है चैप्टर, ठीक है, क्या छोटा नहीं दिखना चाहिए चैप्टर। आ जाओ रेलेवेंस पढ़ते हैं। रेलेवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद और बेयरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसेसर। ऑडिट प्रोसेसर का जो हमारा पर्पस है, जिसके लिए हम ऑडिट प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मैं इन्वेंटरी के एग्जिस्टेंस के लिए ऑडिट प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसेसर के परफॉर्मेंस से हमारे एविडेंस का लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पर्पस से एविडेंस का लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो रेलेवेंस डील विद द लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन के साथ डील करता है विद पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसेसर एंड वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ऑडिट प्रोसेसर का पर्पस और जिस असर्शन का अपन प्रोसेसर, जिस असर्शन के लिए अपन ले रहे हैं, उसके साथ लॉजिकल कनेक्शन है, ऑडिट प्रोसेसर के पर्पस के साथ और असर्शन के साथ, ठीक है। वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसिडरेशन। बढ़े आगे, समझ में आई ये बात, लॉजिकल कनेक्शन। जैसे एग्जिस्टेंस चेक करना है तो मैं फिजिकल काउंट ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, रिपरफॉर्म भी कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरे ऑडिट प्रोसेसर का, ये एविडेंस का लॉजिकल कनेक्शन है क्या मेरे पर्पस के साथ? हाँ, मेरा पर्पस है एग्जिस्टेंस, उसके साथ मेरे ऑडिट प्रोसेसर का जो वो एविडेंस का जो कनेक्शन है वो लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है। यानी कि जो मैं प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा हूँ वो किसके लिए किया जा रहा है? एग्जिस्टेंस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो रेलेवेंस बोलता है, डील करता है लॉजिकल कनेक्शन के साथ, इसके साथ डील करता है, ठीक है। और लॉजिकल कनेक्शन किसके साथ हो? विद पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसेसर पहला, और दूसरा वेयर अप्रोप्रिएट असर्शन अंडर कंसिडरेशन। रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस में बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। अब ये रेलेवेंस किससे अफेक्ट होता है? रेलेवेंट अफेक्ट होता है डायरेक्शन ऑफ, देखो क्वालिटी अफेक्ट होती है रेलेवेंस और रिलायबिलिटी से, और रेलेवेंस अफेक्ट होता है डायरेक्शन ऑफ, ये हर चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ से अफेक्ट होगी। तो रेलेवेंस अफेक्ट होता है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है? सर टेस्टिंग का डायरेक्शन, हाँ सही बात है, मगर क्या टेस्टिंग का डायरेक्शन क्या? जैसे अगर मैं चेक कर रहा हूँ ओवर स्टेटमेंट, क्या चेक कर रहा हूँ? ओवर स्टेटमेंट। तो अब पहले 2 चीज़ समझ लो, एक होता है अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसमें सारे क्रेडिटर के बंदे नाम लिख रखे, अकाउंटिंग की एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो एक होता है अपना जनरल लेजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसमें सारे क्रेडिटर लिखे हुए, और एक होता है इनवॉइस वगैरह, ठीक है, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, ठीक, और अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड इनवॉइस होता है, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट होता है। तो मैं दो चीज़ बताया, 2 चीज़, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बताया और एक क्या बताया, ये नाम पढ़ लो, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, ठीक है, अनपेड इनवॉइस, सप्लायर स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक तरफ होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक तरफ होती है 3-4 चीज़ें, ठीक है, समझ गए। अब अगर ओवर स्टेटमेंट चेक कर, अब पहले तो ये चीज़ें क्या है वो समझ लो, इनको समझ लो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब जिसमें मैं क्रेडिटर को एंट्री कर रखी है मैंने कि साल के आखिरी में इतने क्रेडिटर हैं, इनको पेमेंट करना है, ठीक है। और ये क्या है? सप्लाई स्टेटमेंट, कि सप्लाई की तरफ से स्टेटमेंट मिलता है मेरे को कि भाई इतना इतना माल आपने खरीदा, इतना इतना आपने पेमेंट किया, इतना बाकी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सप्लाई के स्टेटमेंट को किसके साथ मैच कर लेता हूँ? अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। साथ में और अगर तुम्हें चेक करना है क्रेडिटर सही है नहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, तो और तुम क्या कर सकते हो? सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट को चेक कर लो कि बस साल के आखिरी में किस को पेमेंट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। जिसको भी तुम पेमेंट कर रहे हो तो क्या उसको पेमेंट करना था क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसका नाम था क्रेडिटर का, ठीक है। अरे जिस क्रेडिटर का अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर नाम होगा, ठीक है, उसी को तो पेमेंट करेंगे अपन, है ना। तो सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट उसका ही तो होगा, साल के आखिरी में देख लो, साल खत्म होने के बाद किसको पेमेंट किया जा रहा है? साल खत्म होने के बाद उसको ही तो पेमेंट किया जाएगा जिसका साल के आखिरी में उसका नाम होगा, ठीक है। तो देख लो कि ऐसा कोई क्रेडिटर है क्या। उसके बाद अनपेड इनवॉइस, और कोई इनवॉइस देख लो जो अनपेड है, अभी पे नहीं करी, तो वो है क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, ठीक है। अब ये अनपेड इनवॉइस, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट वगैरह कहाँ पर चेक किए जाते हैं, और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहाँ पर चेक किया जाता है? मतलब कब अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेवेंट होता है, कब, और कब
ये सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, अनपेड इनवॉइस, सप्लायर का स्टेटमेंट, ये कहाँ रेलेवेंट होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहे हो या अंडर स्टेटमेंट चेक कर रहे हो। अगर मैं ओवर स्टेटमेंट चेक करूँगा तो ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है ज़्यादा दिखा देना। तो ज़्यादा किस में दिखा रखा होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ज़्यादा दिखा रखा होगा। अब वो जो ज़्यादा दिखा रखा होगा कैसे पता पड़ेगा, उससे रिलेटेड मुझे डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं वो रिकॉर्ड ले जाके तो पूछूंगा कि भाई ये जो तुमने 50 क्रेडिटर दिखा रखे हैं इसमें 40 तो सही है, बाकी 10 कहाँ से आए, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो ओवर स्टेटमेंट में, ओवर स्टेटमेंट के केस में बेस्ट क्या होता है, रेलेवेंट क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। अब बात करता हूँ अंडर स्टेटमेंट की। अंडर स्टेटमेंट में क्या होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नाम कम होंगे, अमाउंट कम होगा, है ना। तो मैं वो अनपेड इनवॉइस ले जाके बताऊंगा इसका नाम क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट ले जाके बताऊंगा इसको पेमेंट किया, ये कहा था, ये कौन सा क्रेडिट है जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो, समझ में आ रही बात। तब फिर वो काम के हो जाएंगे। तो ओवर स्टेटमेंट के केस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें नाम ज्यादा आ रहे होंगे, उसका सबूत नहीं मिल रहा होगा, तो उनसे पूछूंगा कि भाई ये नाम ज्यादा आ रहा है, इसका सबूत क्या है, या अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इसका प्रूफ क्या है, क्या है, ठीक है। और अंडर स्टेटमेंट के केस में मेरे को ऐसे बिल मिल रहे होंगे जिसमें वो लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, उसमें नाम लिखा हुआ नहीं होगा। तो कोई क्रेडिटर का ऐसा बिल मिल गया जो अनपेड तो है मगर लिखा हुआ नहीं है, उसमें एंट्री नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। तब वो अनपेड इनवॉइस जो है वो रेलेवेंट है, ठीक है। तब वो सप्लाई का स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट है। तो अंडर स्टेटमेंट के केस में ये सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, ठीक है, और सप्लाई इनवॉइस, सॉरी अनपेड इनवॉइस, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट और सप्लाई का स्टेटमेंट, ये रेलेवेंट होता है अंडर स्टेटमेंट में। और ओवर स्टेटमेंट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अभी बात समझ में, इफ द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस टू टेस्ट ओवर स्टेटमेंट, अगर ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट पेएबल, रिकॉर्डेड पेएबल यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो टेस्ट करेंगे रिकॉर्डेड अकाउंट पेएबल मे बी अ रेलेवेंट ऑडिट प्रोसेसर, इसे रेलेवेंट ऑडिट प्रोसेसर बोलेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऑडिट प्रोसेसर ही रेलेवेंट होगा तो एविडेंस भी रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो अगर तुम ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हो, ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट पेएबल क्या है, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसेसर है, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हो तो रिकॉर्डेड अकाउंट पेएबल का टेस्टिंग रेलेवेंट प्रोसेसर कहलाता है। और अंडर स्टेटमेंट की टेस्टिंग कर रहे हो तो इनका टेस्टिंग द रिकॉर्डेड वुड नॉट बी रेलेवेंट बट टेस्टिंग सच इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डेड अकाउंट पेएबल की टेस्टिंग रेलेवेंट नहीं होगी अंडर स्टेटमेंट में, क्योंकि ये तो अंडर स्टेटेड है ना अकाउंट पेएबल। इसमें तो 50 में से 40 ही नाम मिलेंगे तुम्हें, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50-40 का ऐसे, ठीक है। तो 50 में 40 ही मिलेंगे, ठीक है। हमें तो वो देखने हैं जो बाकी के नाम नहीं लिखे गए उसमें, ठीक है, यानी बाकी ओमिट हो गया है, ओमिशन ढूंढना है हमें, ठीक है, आई बात समझ में। तो अपन टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग सच इन्फॉर्मेशन है, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट को चेक करेंगे, अनपेड इनवॉइस को चेक करेंगे, सप्लायर स्टेटमेंट को चेक करेंगे। और ये लिखता रहता है, फिर ये आदमी है अनमेच्ड रिसीविंग रिपोर्ट में भी है, 1-2 याद रख लेना, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट याद रख लो और सप्लायर स्टेटमेंट याद रख लो, अनपेड इनवॉइस याद, कुछ भी याद रख लो तीनों में से, ठीक है, तीनों बढ़िया है। फिर बोलता है यहाँ पर, देखो बेटा रेलेवेंस के बारे में 2 बात पढ़ चुके, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट प्रोसेस के पर्पस के साथ, ठीक है, और जहाँ पर एप्रोप्रिएट है असर्शन के साथ लॉजिकल कनेक्शन, ये 2 चीज़ के साथ लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। साथ में रेलेवेंस किससे अफेक्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से अफेक्ट होता है, ठीक है। और क्वालिटी अफेक्ट होती है, क्वालिटी को अफेक्ट करता है रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, रेलेवेंस रिलायबिलिटी को क्वालिटी अफेक्ट करता है, क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं ये लोग, और डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग रेलेवेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। रेलेवेंस रिलायबिलिटी क्वालिटी को अफेक्ट करती है, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग रेलेवेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये अभी तक अपन पढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अपन पढ़ते हैं एविडेंस के, थोड़ा बहुत एविडेंस के बारे में कि अ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसेसर may provide audit evidence that is relevant to certain assertion but not other। कोई ऑडिट एविडेंस ऐसा हो सकता है जो तुम्हें एक असर्शन के लिए रेलेवेंट हो मगर दूसरे के लिए रेलेवेंट ना हो। जैसे असर्शन तुम्हें पता ही है, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखाकर ये बोलना चाहता है कि जो इन्वेंट्री तुम्हें दिखा रखी है इसका वैल्यू बिल्कुल सही है, पहली बात वैल्यूएशन। इन्वेंट्री दिखाकर तुमसे ये बोलना चाह रहा है वो इन्वेंट्री है भी सही, दूसरा एग्जिस्टेंस।
इन्वेंट्री दिखाकर तुम्हें ये बोलना चाह रहा है उसमें हमारा अधिकार भी है, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऐसे इन्वेंट्री दिखाकर तुम्हें कई चीज़ बताना चाह रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री दिखाकर तुम्हें बताना चाह रहा है कट ऑफ सही है, यानी वो सारी इन्वेंट्री ईयर एंड की उसी 31 मार्च की है, ठीक है। हम जो इन्वेंट्री दिखा रहे हैं उसमें से कोई भी आने वाले साल की, यानी कि हमने कोई भी परचेस अप्रैल की बुक निकल ली मार्च में, और कोई भी सेल मार्च की हमने अप्रैल में बुक नहीं करी, ठीक है, और ना ही अप्रैल की मार्च में बुक करी है, क्योंकि सेल आगे पीछे बुक करने से भी इन्वेंट्री में फर्क आता है, ठीक है। ऐसे ही परचेस के साथ होता है। तो हम इन्वेंट्री दिखाकर कह रहे हैं कि कट ऑफ भी सही है, वैल्यूएशन भी सही है, एक्जिस्टेंस भी सही है, हमारा ये अधिकार है, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये सब अपन कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट भी है, कंप्लीटनेस, कवर। अब समझ में आती है बात। चलो अब अगर मान लो तुम लोग इन्वेंट्री जाकर ऑब्जर्व कर रहे हो, इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और रिपरफॉर्म कर रहे हो, तो इससे तुम्हें किसका एविडेंस मिलेगा? एग्जिस्टेंस का या वैल्यूएशन का, या दोनों का? एग्जिस्टेंस का। दोनों का कैसे? वैल्यूएशन कैसे हो जाएगा? अरे तुमने इन्वेंट्री काउंट करके देख लिया, इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, बराबर इन्वेंट्री काउंट करी इन लोगों ने, ठीक है, इनका तरीका सही है, तुमने भी रिपरफॉर्म करके देख लिया, तो इससे वैल्यूएशन कैसे पता पड़ेगी? हाँ, वैल्यूएशन पता पड़ जाएगी। इन्वेंट्री काउंट से वैल्यूएशन पता पड़ जाता है, फिर वैल्यूएशन करने की जरूरत ही ना पड़े अगर काउंटिंग से ही पता पड़ जाएगा। तो बेटा इन्वेंट्री काउंटिंग से थोड़ी वैल्यूएशन पता पड़ेगा। तो ये जो चीज़ तुम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो ना, ये किसके लिए है? एग्जिस्टेंस के लिए। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है कभी कभी कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एक के लिए तो होते हैं सुइटेबल, एक असर्शन के लिए, मगर दूसरे के लिए रिलेवेंट नहीं होते। एक के लिए रिलेवेंट होते मगर दूसरे असर्शन के लिए रिलेवेंट नहीं होते, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं, मैं प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसर जो ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो रेलेवेंट होते हैं सर्टेन असर्शन के लिए, बट नॉट अदर, ठीक है। कि सर्टेन के लिए तो रेलेवेंट होते हैं बट नॉट फॉर अदर। चलो एग्जाम्पल क्या बोलता है? एग्जाम्पल में बोल रहा है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल आफ्टर द पीरियड एंड may provide audit evidence regarding existence and valuation but not necessarily cut off। अभी ये एग्जाम्पल जो दे रहा है ना, ठीक है, ये लिखना हो तो ये लिख सकते हो। ये कह रहा है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल के कलेक्शन का कलेक्शन अपन ने चेक कर लिए, ठीक है, आफ्टर द पीरियड एंड, साल खत्म होने के बाद। अब साल खत्म होने के बाद जितने भी डेटर से रुपया आया उससे तुम्हें साल के आखिरी में हमने जो डेटा दिखा रखे थे मार्च के डेटर, उसका एक्जिस्टेंस भी पता पड़ जाएगा, वैल्यूएशन भी पता पड़ जाएगा, लेकिन कट ऑफ पता नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? अगर हमने साल खत्म होने के बाद जितने भी रुपए आए डेटर से, वो सारे रुपए अपन ने चेक किए बराबर, और हमने देख लिया भाई इस पर्सन से इतना रुपया आया, इस पर्सन से इतना रुपया आया, तो हर पर्सन कितना रुपया देगा? जितना उसको देना होगा, यानी जितने का वो डेटर है। तो जो पर्सन मुझे 5 लाख दे रहा है तो मैं देख लूंगा कि ये 5 लाख का ही बैलेंस था क्या इसका, ठीक है। तो इससे मुझे डेटर के एग्जिस्टेंस का ही पता पड़ जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता था मार्च में, तभी तो पैसा दे रहा है मार्च के बाद। अरे जो डेटर मार्च में एग्जिस्ट कर रहा है, मार्च में डेटर है, वो पैसा कब देगा? 31 मार्च के बाद। सिंपल सी बात है ना। तो जो 31 मार्च के बाद पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता था मार्च में, इसका मतलब उसका वैल्यूएशन सही है, क्योंकि वो 5 लाख उसके लिए लेना था, वो 5 ही दे रहा है अपन को, तो वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस का पता पड़ जाएगा, लेकिन कट ऑफ का पता नहीं पड़ेगा। कट ऑफ का मतलब बुक सही किया ही नहीं किया, क्या वो मार्च के ही थे, क्या वो अप्रैल के तो नहीं थे, क्या सेल जल्दी बुक कर ली क्या? अगर अप्रैल की सेल को मार्च में बुक कर लोगे तो डेटर भी मार्च का बन जाएगा, जबकि था तो वो अप्रैल का डेटर। आई बात समझ में? तो इससे डेटर के रुपया देने से कट ऑफ का पता पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये कह रहा है कुछ ऑडिट प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पर्टिकुलर असर्शन से रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, रिलेवेंट टू सर्टेन असर्शन, लेकिन दूसरे से रिलेवेंट नहीं होते, बट नॉट अदर। जैसे हमने जो कलेक्शन था, सब्सिक्वेंट कलेक्शन, ऊपर लिखा था सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, यहाँ पर आया सब्सिक्वेंट कलेक्शन, यानी कि साल खत्म होने के बाद के कलेक्शन को अगर अपन देखें तो उससे हमें 2 चीज़ का पता चल जाता है, एक एग्जिस्टेंस और एक वैल्यूएशन। एक कट ऑफ का पता नहीं पड़ता। कट ऑफ समझते हो ना सारे बच्चे?
ईयर एंड के टाइम में बहुत सारा लोचा होता है, सबसे तगड़ी चेकिंग जो होती है ना वो ईयर एंड की होती है, ठीक है, कि सारे घोटाले ईयर एंड पे होते हैं। टारगेट अचीव करना ईयर एंड पे ही होगा, भाई सेल नहीं हो रही, टारगेट अचीव करना है, बुक कर ली फेक सेल बुक कई सारी, ठीक है। साथ में हमें ऑर्डर आया, पैसा भी आ गया, ठीक है, ऑर्डर आया 29 तारीख को, 29 मार्च, पैसा भी आ गया एडवांस, ठीक है। माल अपन ने दिया 2 अप्रैल को, सेल बुक कर ली 29 मार्च को, अब बुक करना था 2 अप्रैल को, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं तो सेल बुक कर दे, है ना। तो अब 29 मार्च को सेल हो गई, मतलब 29 मार्च को सेल का ऑर्डर आया और पैसा आया और वहां बुक कर ली, और करना था 2 अप्रैल को, क्योंकि 2 अप्रैल को माल ट्रांसफर किया। तो उल्टा सीधा बुक तो नहीं कर रहे इधर उधर। तो साल का आखिरी बहुत खतरनाक साल, बहुत खतरनाक टाइम, सबसे खतरनाक टाइम होता है मार्च ऑर्डर के लिए। सबसे खतरनाक ऑर्डर जो सबसे एक्सटेंसिव चेकिंग करता है ना, बहुत भयंकर चेकिंग, वो मार्च की करता है। मार्च के हर ट्रांसैक्शन की तो बहुत भयंकर चेकिंग होती है, कई सारी सेल की एंट्री मार देगा, अगले साल सेल रिटर्न कर देगा। टारगेट पूरा हो गया ना, मस्त सेल की एंट्री मार दो, धमाधम उड़ाओ, ये सेल दिखा दो, अगली बार सेल रिटर्न कर दो, ठीक है। कौन देखने आ रहा है? ऐसे कई लोग करते सप्लायर, वो किसी की एजेंसी खरीद रखी है, उसने कहा इतना सेल कर दोगे, 10 लाख की सेल कर दोगे, सिंगापुर भेज देंगे तुम्हें। हमने 9 लाख की तो खरीदी थी, 1 लाख फर्जी में बेच दिया, अगले साल से रिटर्न कर देंगे उसको दिखा देंगे 10 लाख की कर दी, और माल भेजे में तो कम पड़ रहा है माल, जबकि भरा पड़ा है माल अपने पास। कौन देखने आ रहा है? ठीक है, तो सिंगापुर की टिकट मिल गई, मस्त घूमो फिरो, एंजॉय करो। साल के आखिर में टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी कर देता है पर्सन, तो साल का अंत बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। चलो अभी ये बात समझ में आ गई ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। Obtaining audit evidence regarding a particular assertion, for example, the existence of inventory is not a substitute for obtaining audit evidence regarding another assertion. ये कह रहा है कि कभी कभी एक assertion के लिए तुमने जो एविडेंस ऑब्टेन किया है वो दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं होता। यानी कि तुमने फिजिकल काउंट देखा, ऑब्जर्व किया, तो ये किसका assertion है? एग्जिस्टेंस का assertion। तो ये दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं बन जाएगा, ये एविडेंस दूसरे assertion का सब्सटीट्यूट नहीं बनेगा। एक असर्शन का ऑडिट एविडेंस दूसरे असर्शन का सब्सटीट्यूट नहीं बना, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल द वैल्यूएशन ऑफ दैट, हाँ ठीक है, पता है अपन को। ऑन द अदर हैंड ऑडिट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अब नई बात कर रहा है, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल और डिफरेंट नेचर, विजुअल ओरल डॉक्यूमेंट्री, में ऑफन बी रेलेवेंट टू द सेम असर्शन। अरे वो डेटर की लिस्ट ले ली, इंटरनल एविडेंस है ना, साथ में एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा लिया, ठीक है। दोनों ही असर्शन, दोनों ही एविडेंस या प्रोसेसर पर्टिकुलर असर्शन के लिए हो सकते, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली इंटरनल, और वही चीज़ दूसरे से पूछ ली एक्सटर्नल, तो कभी कभी इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह के एविडेंस एक ही असर्शन के लिए होते, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक रिकॉर्ड चेक कर लिया, इन्वेंटरी काउंट देख लिया, दोनों ही एग्जिस्टेंस के लिए, तो नेचर अलग अलग है। एक इंस्पेक्शन हुआ डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट्री एक, और एक विजुअल है, काउंट करते हुए देख लिया, तो एक विजुअल है और एक डॉक्यूमेंट्री है, नेचर वाइज अलग अलग है ना, मगर है सेम एसेशन के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है कभी कभी डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट नेचर के असर्शन एविडेंस सेम एसेशन के लिए होते हैं, ठीक है। अब पूरी बात जो उसने बोली यहाँ से यहाँ तक में, वो ये बोली कि हम लोग जो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो वो एविडेंस रिलेवेंट होते हैं सर्टेन असर्शन के लिए, मगर दूसरे के लिए नहीं होते, ठीक है। कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके, सेट ऑफ प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके जो एविडेंस ऑब्टेन करते हैं वो कभी कभी एक ही असर्शन के लिए रिलेवेंट होते हैं, बट कुछ असर्शन के लिए रिलेवेंट होते हैं, बट नॉट फॉर अदर, रेलेवेंट फॉर सर्टेन असर्शंस, ठीक है, बट नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर कि जैसे हमने वो मंगवाया, कलेक्शन चेक कर लिया रिसीवेबल का, तो कलेक्शन एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन के लिए तो सही था, मगर कट ऑफ के लिए सही नहीं, ठीक है, कट ऑफ के लिए रेलेवेंट नहीं था। तो पहली बात करता है कई सारे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने की, ठीक है। दूसरी बात करता है ये ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात, पहली बात करता है कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करने की, दूसरी बात करता है कई सारे एविडेंस ऑब्टेन करने की,
पहली बात, कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके जो एविडेंस ऑब्टेन किया हो सकता है रेलेवेंट हो सर्टेन असर्शन के लिए बट नॉट फॉर अदर। दूसरी बात करता है ऑन द अदर हैंड कई सारे एविडेंस जैसे डिफरेंट सोर्सेस से लिए गए या डिफरेंट नेचर के एविडेंस वो रेलेवेंट होते हैं सेम असर्शन के लिए, ठीक है, वो रेलेवेंट होते हैं सेम असर्शन के लिए। हाँ, एक और चीज, एक असर्शन का एविडेंस दूसरे असर्शन के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कभी कभी एक असर्शन का एविडेंस दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी मैंने फिजिकल इन्वेंटरी काउंट देख लिया तो एग्जिस्टेंस के लिए सब्स्टिट्यूट है। सॉरी, जैसे अपन ने इसने जो एग्जांपल दिया ना ऊपर डेटर वाला कि रिसीवेबल अपन ने देखा, वो मंगवा लिए सारे रिसीवेबल, अपन ने देखा कितना रुपया अपने पास आया रिसीव किया, तो रिसीव वाला जो था वो एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन के लिए था, मगर वो कट ऑफ का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने रिसीवेबल देखकर सारे असर्शन चेक कर लिए डेटर के, तो किसी ने तुमसे पूछा कट ऑफ भी चेक कर लिया, तुमने कहा हाँ कैसे, वो इससे ही कर लिया बस, अरे वो सबका सब्स्टिट्यूट थोड़ी होता है, ठीक है। तो तीन चीज पढ़े अपन, कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके जो एविडेंस ऑब्टेन करते हैं वो रिलेवेंट होता है सर्टेन असर्शन के लिए बट नॉट फॉर अदर। कभी कभी एक का असर्शन दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं बनता, और कभी कभी कई सारे एविडेंस मतलब डिफरेंट सोर्स के या डिफरेंट नेचर के ये सब रेलेवेंट होते हैं सेम असर्शन के लिए। कौन सा? ये डिफरेंट सोर्सेज वाले का। अरे जैसे परचेस चेक करना है तो परचेस चेक करने के लिए मैंने किससे पूछ लिया कि भाई कितनी कितनी परचेस करी, वो देख लिया, साथ में मैंने वो परचेस का जो वो कर रखी है ऑथेंटिकेट कर रखा है वो देख लिया, साथ में मैंने परचेस का रजिस्टर देख लिया, ठीक है, साथ में मैंने क्रेडिटर वगैरह से कंफर्मेशन ले ली, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले ली, उससे पूछ लिया, ठीक है। तो ये कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके मैंने परचेस के बारे में चेक कर लिया, ठीक है, या परचेस के किसी पर्टिकुलर एसेशन के बारे में चेक कर लिया कि भाई सही वैल्यू का परचेस तो किया है ना, या सही अमाउंट तो दिखाया है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अपन एक ही एसेशन के लिए कई सारे एविडेंस ऑब्टेन कर लें, ठीक है। आज मेरे को सेल का वो चेक करना है वैल्यूएशन कि सेल का वैल्यूएशन सही है क्या, बराबर सेल दिखाई है ना इन लोगों ने, तो सेल बिल से भी कर सकता हूँ, ठीक है, साथ में वो सेल बिल से कर सकता हूँ, सेल इनवॉइस रजिस्टर इनवॉइस से कर सकता हूँ, ठीक है, साथ में अपना जो एंट्री कर रखी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड उससे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो जीएसटी के इन्वर्ट वो क्या बनता है उसका, नहीं जीआरएन तो परचेस के लिए, परचेस का वैल्यूएशन चेक करना हो तो जीआरएन वगैरह से सबसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अरे यार वो नाम था ना, क्या बोलते हैं यार उसको, वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, मगर जीएसटी पोर्टल से वो जीएस चालान वगैरह से सेल का जो चालान वगैरह बना उससे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। जीएसटीआर अपन जो फॉर्म भरते हैं जीएसटीआर 1, 2, बस 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 मेरे को पता है तुम्हारे पास जीएसटी का बहुत ज्ञान है, ठीक है, और वो होना भी चाहिए ऑडिट करने के लिए। अपन ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, 2 प्लानिंग के अंदर एक प्रोग्राम पढ़ा था, प्रोग्राम के अंदर कई सारी चीजें दे रखी थी चेक करने की, ठीक है। तो अपन ने भी ये देखा कि कई सारे प्रोसेस परफॉर्म करके जो अपन एजर्शन ऑब्टेन करते एविडेंस ऑब्टेन करते हैं वो सेम एजर्शन के लिए होते हैं, ठीक है, सर्टेन एजर्शन के लिए बट नॉट फॉर अदर, यानी कि एक का सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाता दूसरा, और कई सारे एविडेंस अपन ने ऑब्टेन किया हो सकता है सेम एजर्शन के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलता है रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस शुड बी, अब इंफॉर्मेशन जो अपन यूज कर रहे हैं वो रिलायबल भी होनी चाहिए, यानी भरोसे लायक होनी चाहिए, ठीक है। और रिलायबिलिटी के बारे में तुम तो कई बात पढ़ चुके, एक मिनट, हाँ, रेलेवेंस के बारे में पढ़ा कि रेलेवेंस अफेक्ट होता है, किससे अफेक्ट होता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से। रिलायबिलिटी के बारे में बोलता है कि रिलायबिलिटी जो होता है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स और नेचर। इंटरनल ज्यादा रिलायबल है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। सुना सुनाई ज्यादा रिलेवेंट है या देखी दिखाई, हाँ, विजुअल ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू ओरल, आई बात समझ में, ठीक है। अब
रेलेवेंस के बारे में पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से इफेक्ट होता है। इसके बारे में पढ़ा कि नेचर और सोर्स से इफेक्ट होता है। किससे इफेक्ट होता है? रिलायबिलिटी, नेचर और सोर्स। ठीक है, अब तुम्हें नेचर भी पता है और तुम्हें सोर्स भी पता है, तुम्हें इंटरनल एक्सटर्नल भी पता है, तुम्हें विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री पता है। ठीक है, इससे ही पढ़ लेंगे सारे पॉइंट। अब बहुत सिंपल बातें बोलेगा, बहुत सिंपल बातें। सबसे पहले बोलता है जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ ओल्ड एविडेंस आर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। जनरलाइजेशन के भी क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन की एक्सेप्शन होते हैं। यानी जनरलाइजेशन समझते हो क्या होता है? कॉमन बात है। फूल के लिए कॉमन बात ये है कि खुशबू देता है, फूल खुशबू देता है ना, ये जनरल बात है, जनरलाइजेशन है। जहां फूल दिखेगा खुशबू देगा, है ना। अब जरूरी हर फूल खुशबू देता हो? हाँ हाँ, वो उसके क्या है, जो नहीं दे रहा वो एक्सेप्शन में आता है ना। तो जनरलाइजेशन, तो हर चीज का जनरलाइजेशन होता है, हर चीज के लिए एक जनरलाइजेशन होता है अपने दिमाग में। यार ये तो ऐसा ही होता होगा, यार ये तो ऐसे ही करता होगा, यार यहाँ के लोग तो ऐसे ही होते होंगे, यार यहाँ के लोग में समझ होती नहीं होगी, यार यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार होते होंगे। ठीक है, या बीसीसी में पढ़ने वाले सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते होंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो जनरलाइजेशन जरूर होता है, जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के लिए कुछ जनरलाइजेशन होते हैं। जैसे एक जनरलाइजेशन क्या है रिलायबिलिटी के लिए? इंटरनल एक्सटर्नल में से कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? ये जनरलाइजेशन है। तो क्या एक्सटर्नल हमेशा ही रिलायबल होगा? बेटा समझ ले यार, एक्सटर्नल इंटरनल में से जनरलाइजेशन क्या बना हुआ है कि एक्सटर्नल इंटरनल में से कौन ज्यादा रिलायबल होगा? एक्सटर्नल। लेकिन एक्सटर्नल हमेशा ही रिलायबल हो, ये क्या है? तो ये कह रहा है जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस आर सब्जेक्ट टू, साधारण भाषा में हर जनरलाइजेशन के एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, even when information to be used as audit evidence is obtained from source external to the entity, circumstances may exist that could affect its liability। भले ही एक्सटर्नल से मिलने वाला एविडेंस ज्यादा रिलायबल हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जो उसकी रिलायबिलिटी को क्या कर दे? अफेक्ट कर दे। ठीक है, समझ गए लाइन में? भले ही इंफॉर्मेशन हमें एक्सटर्नल सोर्स से आया है, मगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर दे। तो जनरलाइजेशन टूट गया, खत्म, ये उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अगर हम ऑब्टेन करें किससे? इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स है, ऊपर से इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंस को लेकर कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, चलो अभी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से अपन ने कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, लेकिन मे नॉट बी रिलायबल इफ द सोर्स इज नॉट, पता ही नहीं पड़ रहा कौन बता रहा है, कौन जवाब दे रहा है, बंदा कैसा है, तो उसके बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में और रिलायबल नहीं होगा फिर। चलो, while recognizing that exceptions may exist, the following generalization about the reliability of audit evidence may be useful। भाई एक्सेप्शन मानने के लिए, एक्सेप्शन है या नहीं है वो देखने के लिए पहले जनरलाइजेशन तो पता हो। ठीक है, आज अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि हमारे पास जो माइक है ना एक्सेप्शन है, तो तुम बोलोगे किस चीज का, मतलब क्या? तो तुम्हें इसका जनरलाइजेशन पता होगा, तभी तो पता होगा किस चीज का एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो आज फूल लेकर बोलूं ये एक्सेप्शन है सब फूलों में, क्यों इसमें खुशबू नहीं है क्या? सीधा बंदा ये जवाब देगा। अगर मैं किसी को बोलूं ना ये जो फूल देख रहे हैं ना ये सब में एक्सेप्शन है, तो सामने वाला जवाब क्यों? इसमें खुशबू नहीं है क्या, या ये बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, मतलब क्या है? अपन अपने दिमाग में जो थॉट होता है ना अपन उसका उल्टा बोलते हैं। कोई बोलता है ना इसके जैसा कोई भी नहीं है, तो फिर अपन उसका उल्टा जवाब देते हैं। ठीक है, जो जनरल बात होती है। आज मैं एक बच्चे को खड़ा करके ऐसे बोलूं, जिसमें दिव्यांश को खड़ा कर बोले सबसे अलग है तुम सब में। ठीक है, तो अब दिव्यांश को लेकर तुम्हारा जनरलाइजेशन ये है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसका एक्सेप्शन दिमाग में आएगा कि क्यों पढ़ता नहीं है क्या, या दिव्यांश को लेकर ये है क्यों पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो उसका उल्टा ध्यान में आएगा कि क्या पढ़ाई लिखाई हमसे ज़्यादा करता है क्या, आप कह रहे हो सबसे अलग ही है, या फिर और किसी चीज़ में अलग है, दूसरी एक्टिविटी में। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब यहाँ पर आते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें। अब ये पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले इस पूरे के अंदर अपन नेचर की और सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, पहले किसकी करें? नेचर ही करें। पहले क्या पढ़ा था ऊपर, नेचर या सोर्स? नेचर। अब सोर्स पढ़ते हैं। सोर्स को लेकर
सोर्स थोड़ा इजी है। इंटरनल और एक्सटर्नल में से कौन सा ज़्यादा रिलायबल होता है? एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल पे अगर कंट्रोल अच्छे लगा रखे तो ज़्यादा रिलायबल, नहीं लगा रखे कम रिलायबल। तो एक्सटर्नल, इंटरनल में से एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल, और इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगा रखे तो ज़्यादा रिलायबल, नहीं लगा रखे तो कम रिलायबल। ये हो गया कौन? सोर्स। अब लाओ नेचर को। नेचर के अंदर ओरल और विजुअल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो देखा हुआ, सुना हुआ, ठीक है, या सुना हुआ और लिखा हुआ, ठीक है। तो एक होता है ओरल रिटर्न का कॉम्बो, और एक होता है देखा हुआ, सुना हुआ, देखी हुई बात और सुनी हुई बात, इसका कॉम्बो। ओरल रिटर्न का कॉम्बो जो हमारे एग्जाम में होता है, ठीक है, ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है 12th के अंदर, है ना, वाइवा होता है ना 12 में। क्या बात कर रहा है? होता है क्या? ऐसे पूछा दिव्यांश, भगवान ही भला करे। बीकॉम में भी तो होता है ना ओरल रिटर्न, हाँ नहीं होता बीकॉम में? तो एक कॉम्बो होता है ओरल रिटर्न का, एक कॉम्बो होता है देखी हुई बात, सुनी हुई बात का, ठीक है। एक एक कॉम्बो लेते हैं। चलो पहले नहीं, एक ही कॉम्बो लेंगे बस, ओरल रिटर्न का। ओरल और रिटर्न में से किसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है? रिटर्न की। रिटर्न में भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट में से किसकी? ओरिजिनल की। समझ गए? ये हो गया 4 पॉइंट। एक्सटर्नल, इंटरनल में से एक्सटर्नल अच्छा, इंटरनल में कंट्रोल और नॉट अच्छा, कंट्रोल ना हो, कंट्रोल अच्छा हो, कंट्रोल अच्छा ना हो, तो अच्छे में रिलायबिलिटी ज़्यादा, ना होने पर रिलायबिलिटी कम, ठीक है। 2 पॉइंट उसके हो गए सोर्स के। 2 पॉइंट नेचर के आते हैं। नेचर में अपन ने लिया ओरल और रिटर्न। ओरल और रिटर्न में से कौन अच्छा? रिटर्न अच्छा। रिटर्न में भी ओरिजिनल डुप्लीकेट में से ओरिजिनल अच्छा, ठीक है। एक हमें डायरेक्ट मिले और एक वाया वाया मिले, इनडायरेक्ट मिले, तो डायरेक्ट अच्छा है या इनडायरेक्ट अच्छा? डायरेक्ट अच्छा, ठीक है। बस ये एक बीच में फिट हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो बेटा, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीज व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। ये पहला पॉइंट, इंटरनल एक्सटर्नल में से, या ऐसे लिख देता हूं, एक्सटर्नल और इंटरनल में से एक्सटर्नल की रिलायबिलिटी ज्यादा है। रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल इज मोर देन इंटरनल। इंटरनल में भी इफेक्टिव कंट्रोल और इनइफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव वाले की ज्यादा है। रिटर्न और ओरल में से रिटर्न की ज्यादा है। रिटर्न में भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ओरिजिनल की ज्यादा है। खत्म। हो गया? ये कह रहा है रिलायबिलिटी इंक्रीज व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। अगर आउटसाइड से अगर तुम ऑब्टेन कर रहे हो तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट इंटरनल सोर्स की भी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। इंटरनल सोर्स के जनरेटेड एविडेंस की रिलायबिलिटी भी ज्यादा होगी। कब? व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल इम्पोज बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव। तो जब कंट्रोल इफेक्टिव हो, इफेक्टिव कंट्रोल, इनइफेक्टिव कंट्रोल, रिटर्न, ओरल, ओरिजिनल, डुप्लीकेट। आ जाओ जल्दी से देख लो, भी लिख लेना, रब नहीं कर रहा, ये पर सुन लो मेरे। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। डायरेक्टली अपन ऑब्टेन करें, दोनों के बीच में डायरेक्टली को फिट कर दिया है, ठीक है। अगर अपन डायरेक्टली ऑब्टेन करें, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, अपन ने कंट्रोल को अप्लाई होते हुए देख लिया, अपन ने देख ही लिया उसको, ठीक है। तो ये विजुअल की बात कर रहा है, इज मोर रिलायबल देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली, क्योंकि एक विजुअल ही बच रहा था बेचारा अकेला, ठीक है। तो विजुअल को विजुअल डायरेक्ट कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट अपन ने देख ही लिया ना, तो डायरेक्ट में आता है विजुअल। विजुअल डायरेक्ट में आता है, देख लो तुम ऊपर से नीचे तक में सिर्फ एक ही बच रहा था विजुअल, बाकी सारे हो गए, नेचर भी हो गया और सोर्सेस भी हो गया, ठीक है। तो विजुअल की बात डायरेक्ट में कर रहा है, क्योंकि तुम जिसको देख रहे हो ना, तुम डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। ये ज़्यादा रिलायबल होगा देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इंक्वायरी करो, पूछ रहे हो, तो बेटा यहाँ पर बात कर रहा है ओरल और विजुअल की,
ठीक है, लिख देता हूँ, वो भी कहीं को छोड़े। विजुअल और ओरल में विजुअल की ज़्यादा होती, ठीक है। विजुअल को बोला है डायरेक्ट कंट्रोल और ओरल को बोला है इनडायरेक्ट, इंक्वायरी को इनडायरेक्ट बोला है, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर वो ज़्यादा रिलायबल होता है देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ऑब्टेन किया परफॉर्मेंस को देखकर, इनडायरेक्टली इंक्वायरी करके, ठीक है। ऑडिट एविडेंस इज इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ये ज़्यादा रिलायबल होता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, जैसे पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम से कैसे भी रिकॉर्ड किया हो। तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म का ऑडिट एविडेंस मोर रिलायबल देन द ऑडिट एविडेंस ओरली, ठीक है। अच्छी बात बोलता है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मिनट ऑफ मीटिंग, मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं ना, ठीक है, मोर रिलायबल देन अ सब्सिक्वेंट ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर डिस्कस। मीटिंग में क्या हुआ था, किससे तुम पूछ रहे हो, उससे बढ़िया है कि मिनट ही चेक कर लो, ठीक। हटा दो इसको। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह तुमने ऑब्टेन किया है, इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज और बेटा ये लिखा है फोटोकॉपीज और फैक्सिमली, फैक्सिमली बेटा वो इंग्लिश है ना, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। अब तुम इसको क्या बोलोगे, पढ़ाई में तो मेमोइड आ रहा है, मेमोइड मेमोर वेमोर ऐसा कुछ पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं सकते तुम इसको। कितने भी वर्ड बता दो मेरे को जो सही प्रोनाउंसिएशन मतलब पहुंच ही नहीं पाओगे। मेमोइड भी नहीं है, मेमोर भी नहीं है, और बोलो, मेमोर भी नहीं है, मेमिर भी नहीं है, मेमूड भी नहीं है, मोए मोए भी नहीं है। अब मैं बताऊंगा तुम बात ही नहीं मानोगे मेरी, ठीक है। तो मत मानना, तुम्हारे पास मोबाइल है ही सही, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मेमवा, मेम ना नहीं कह रहा, मेमवा कह रहा हूं, मेमवा। अब मानोगे नहीं, जिस भी इंग्लिश टीचर को जानते हो या मोबाइल तो यही से अपना गूगल आराम से वहां पर सर्च कर लेना और गूगल पे लिखो ना, गूगल पे मेमोइड प्रोनाउंसिएशन, तो मेमवा ही बताएगा, मेमवा ही बताएगा। इसका मतलब ये होता है अपना जो पर्सन होता है ना, उसकी ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हो, या तुम इसका फैक्सिमली, हाँ ये भी चेक कर लो। मेरी एक ही पसंदीदा चीज़ है, वो है प्रोनाउंसिएशन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भले इंग्लिश मेरे को जीरो है, मेरी इंग्लिश मेरे को कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, मगर मेरे को सिर्फ पसंद क्या है, प्रोनाउंसिएशन। चलो एक ये होता है अपना, ये तो तुम्हें पता ही होगा, खैर ये तो पता ही होगा ना, जॉनरा, जॉनरा, ठीक है, इसे जेनरे नहीं बोलते हो। सही है, फैक्सिमली सही है, फैक्सिमली सही है ना। भगवान भला कर, तूने विश्वास कर लिया मेरे पे काफी सर्चिंग वगैरह करने के बाद। फैक्सिमली, फैक्सिमली, फैक्सिमली। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज बेटा। इंग्लिश में तुम सोच भी सकते क्या हो सकता है। हाँ, एंट्राप्रेन्योरशिप वो होता है ऑन्ट्राप्रेन्योरशिप। अब ओ का तो कोई रिश्ता ही नहीं है दूर दूर तक, ऑन्ट्रा, ठीक है। तो बेटा जो है वो है। अब एक और चीज, इंग्लिश के अंदर कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं जो हम हमेशा गलत करते हैं, मगर वो गलत करने कभी कभी अच्छे लगते हैं। यार डेंगू को डेंगू बोलो तो ये अच्छा है, वो सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है उसका। अब डेंगू बोलो, सामने वाला मजाक बना रहा है, डेंगी नहीं, फीमेल नहीं, वो मेल ने काटा था मेरे को, मेल मच्छर ने, डेंगू हुआ है। हाँ पोएम पोएम करते, पोयम। हाँ अब पोम पोम बोले, पोम सुना।
हंसेगा सामने वाला। तो कुछ कुछ इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं जिसको हमें गलत ही करना पड़ता है, मजबूरी में क्या करें। मैं बच्चों को बोलता हूँ डेंगी डेंगी, वो हंसने लग जाए। हाँ, लेकिन अब जो मतलब ऐसे नए नए हैं, ठीक है, जो किसी ने सुने नहीं है, उसको तो अपन को सही करना चाहिए। जैसे फैक्सिमली है, जैसे रिसीप्ट दे दो मैडम, जा जाके वहां रिसिप्ट रिसिप्ट करते हैं। रिसिप्ट क्या है हमारी? रिसिप्ट, हाँ, रिसिप्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। रिसिप्ट, आ जाओ बेटा। और अब प्रोनाउंसिएशन की बात बताइए तो एक बात और बताओ लास्ट, दो तरह के होते हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। गूगल 3 बताता है, इंडियन इंडियन इंग्लिश भी बताता है वो, इंडियन इंग्लिश, है ना। तो वैसे वैसे जनरली दो होते हैं, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। जैसे एक वर्ड होता है वो अपन बहुत यूज करते हैं, शेड्यूल और स्केड्यूल, दोनों ही सही है। शेड्यूल भी सही है, स्केड्यूल भी सही है, वेंसडे ही सही है बस। आ जाओ बेटा, अपन पढ़ रहे हो ऑडिट, अभी इंग्लिश का पेपर नहीं आएगा। आ जाओ जल्दी से। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीज व्हेन, बहुत अच्छा चार्ट बना रखा है, जरूरत नहीं है अपन को इसकी। ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी व्हेन ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। रिलेटेड कंट्रोल आर इफेक्टिव, वही ऊपर वाली बातें बता रहा है हमको। कंट्रोल के बाद पढ़े डायरेक्ट, ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, डायरेक्ट के बाद पढ़े थे वो रिटर्न ओरल। ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद पढ़े ओरिजिनल फोटो कॉपी, प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दे, ठीक है बेटा। फैक्सिमली में तुम ऐसा खो गए कि तुम्हें मीनिंग तो पता ही नहीं उसका क्या है, और तुम्हें पूछा भी नहीं फैक्सिमली फैक्सिमली, मेरे को बोलना गया। फैक्सिमली का मतलब वो होता है डुप्लीकेट कॉपी किसी की भी चीज, ठीक है। तो टेक थोड़ा अच्छा वर्ड सिखाते तुम्हें फैक्सिमली, बड़ा मजा आता है इसको इंग्लिश सिखाने में। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस आर, नहीं ये खत्म है, जरा सा टॉपिक है, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नई चीज पढ़ेंगे पंचायत। काय 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 यार, हाँ बस यहां तक है भाई, बस इतना ही। चलो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो लास्ट, ये पढ़ लो बस, इसके बाद नहीं पढ़ो। ये इतनी प्यारी चीजें, मजा, आत्मा खुश हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए पढ़ा रहा हूं। सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ, है ना, सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ। ये लाइन लिखने का तरीका बहुत प्यारा है, मतलब तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा लिखा हुआ क्या है, क्योंकि है इतना प्यारा, बहुत प्यारा तरीका होता है इनका लिखने का। असल में कहना चाह रहा है सफिशिएंसी क्वांटिटी से रिलेटेड होती है, उसको लिखने का कितना प्यारा तरीका यूज किया इसने। इज अ मेजर ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। चलो मैं इसकी बात कभी बाद में करूंगा कि ऐसे ऐसा क्यों लिखा है इसने। असल में ऐसा होता है, सफिशिएंसी इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब इसने ऐसे क्यों लिखा है, ये बहुत प्यारा तरीका है इंग्लिश का लिखने का, चलो बाद में कभी बताएंगे, अभी इंग्लिश की बात बाद में करें। अफेक्टेड बाय द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड, हमें कितने एविडेंस चाहिए, कितने चाहिए, ज्यादा या कम। तो बेटा एक बात याद रखना, ज्यादा एविडेंस या कम एविडेंस एक्सटेंट की बात होती है, एक्सटेंट की, ठीक है। अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ, द हायर द असेस रिस्क द मोर ऑडिट एविडेंस इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चीज किससे अफेक्ट होती है ना, तो सफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है किससे, रिस्क असेसमेंट से, समझे, ये मतलब हुआ। जब भी कभी ऐसा बोल दे ये ज्यादा होने से ये बढ़ेगा, ये कम होने से ये कम होगा, ये कम होने से ये बढ़ेगा, ऐसे कुछ बोले तो फैक्टर अफेक्टिंग की बात चल रही है वहां पर, समझ गए। ऐसी बात जब भी आए ना, ये बढ़ने से ये बढ़ता है, ये कम होने से ये कम होता है, हमेशा वहां पर किसकी बात चल रही है, फैक्टर अफेक्टिंग की। तो देखो बेटा ये कह रहा है रिस्क असेसमेंट ज्यादा, हायर द असेस रिस्क, ठीक है, तुमने रिस्क असेस ज्यादा किया है, ठीक है, तो द मोर ऑडिट एविडेंस इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस, द हायर द क्वालिटी द लेस मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है, बट नॉट वाइस वर्सा।
क्या मतलब? क्वाल तुम्हारे घर वाले बोलते ना बेटा फ्रूट लाना, भले कम लाना मगर अच्छे लाना, ठीक है। तुम सारे खराब और बासी सड़े हुए लिया है जो खा ही नहीं सकता इंसान। घर वाले ने कहा खराब क्यों लिया है, तो तुमने कहा घर वालों से, आपने तो कहा था फ्रूट लेकर आ, भले कम लाना मगर अच्छे लाना। तो इसका वाइस वर्सा क्या हुआ? खराब ला तो ज्यादा लाना, तो मैं ज्यादा लाया हूं। खराब मिले तो ज्यादा लिया है। बेटा हर वाइस वर्सा हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तुम सड़े हुए बासी लिया है, तुमका वाइस वर्सा। कोचिंग में पढ़ाई करता हूं मैं, हर चीज का वाइस वर्सा सिखाते हैं हमें सिखाते हैं प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो वाइस वर्सा सर हमारे वाइस वर्सा करते थे उसको, हमने क्या करते हैं, वो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, वाइस वर्सा प्राइस कम होने से डिमांड। तो बेटा वाइस वर्सा हर जगह अप्लाई नहीं होता कि मम्मी आपने ऐसे कहा था। मम्मी बोली बेटा इधर आ, पहले तू लपड़ खा और चल मेरे साथ कोचिंग सर से बात कर। कौन पढ़ा रहे थे? इको से बात करते हैं यार, ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्वालिटी की इंपॉर्टेंस सामने आती है। क्वालिटी की इंपॉर्टेंस कितनी है? एक बार क्वांटिटी कम चलेगी लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज इन कोई भी चीज हो। भले पढ़ाई लिमिटेड कर रहे हैं, कम चैप्टर कर रहे हैं, मगर क्वालिटी वाली पढ़ाई कर रहे हैं। क्वालिटी होनी चाहिए। सारे चैप्टर पढ़ लूंगा तो 11 के 11 उल्ट के, आधा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टंडन गोपाल क्या मतलब आया इससे, ठीक है। तो बेटा ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस, हायर द क्वालिटी द लेस में बी रिक्वायर्ड, लेस ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड। यार रखना एक्सटेंट की बात चल रही है। तो सफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? सफिशिएंसी रिस्क असेसमेंट में भी डिपेंड करती है और एविडेंस की क्वालिटी में भी डिपेंड करती है। रिस्क असेसमेंट ज्यादा, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा। अरे रिस्क असेसमेंट ज्यादा तो क्वांटिटी भी तो ज्यादा, रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा ना, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करना है, ठीक है, समझे। अब बात करें क्वालिटी की। हायर द क्वालिटी, क्वालिटी ज्यादा तो क्वांटिटी कम भी चलेगी, कम भी चलेगी। अब क्वालिटी बहुत अच्छी है तो, ठीक है, ऑडिट एविडेंस परसोसिव होना चाहिए, ये बात याद रखना। एप्रोप्रिएटनेस द मेजर ऑफ द, अब एप्रोप्रिएशन क्या है? मेजर, हाँ, क्वालिटी और डेट इज रेलेवेंस एंड इट्स लायबिलिटी, है ना। खत्म बैटरी, चल तो रहा है ना भाई। हाँ बहुत है, 5% में आग लगा देंगे बस। डेट इज इट्स रेलेवेंस एंड, ये पढ़ चुके अपन ऊपर, ये नीचे बता रहा है, पढ़ा ऊपर देता है, भला आदमी बेचारा, ठीक है, कहाँ लेकर जाए इसकी भलाई को। यार ये भी पढ़ना था यार, चलो ठीक है कल पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका